सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये जो सीरीज बन रही है वो कौन सी है? इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 की। ये मेक श्योर करना कि आपकी जो सीरीज है वो बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर वालों के लिए है। सिंपल, अगर आप बाकी और सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, बस ये मेक श्योर कर लेना कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो इस पूरी प्लेलिस्ट के साथ मैच करते हो, तो आराम से पूरी सीरीज आप आराम से देख पाओगे। और चालू करने से पहले आज की क्लास एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी, तो दिक्कत नहीं, बढ़िया। ज्यादा प्राइस हम रखते नहीं, 150 से 200 के बीच में प्राइस होगा। शायद आपने कांटेक्ट करा हो तो उस टाइम पे क्या पता डिस्काउंट चल रहे हो, आपको 150 तक में मिल जाए। सिंपल जी, तो एक बार कांटेक्ट करके पक्का ट्राई करना। सिंपल, चलिए जी शुरू करते हैं। फिलहाल आते हैं अपने चैप्टर पे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चैप्टर का नाम है वो है इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। और ये जो चैप्टर है ये फालतू का आपके चैप्टर ये जोड़ा गया है। ये 3rd चैप्टर अगर होता तो ज्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि जो 3rd चैप्टर था वही सेम चैप्टर उठा के आपको 4th चैप्टर भी डाल दिया है। बस इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट अलग दे दिया है, बाकी सारा चैप्टर वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सिंपल जी, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम क्या है? इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। जिसके अंदर बस आपको ये टॉपिक सीखने हैं। जैसे ही आपने इन 5 टॉपिक्स को सीख लिया वैसे ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जिनमें से आप ऑलरेडी स्टार्टिंग के 3 चैप्टर टॉपिक जो है वो पहले से ही सीख चुके हो। बस एक बार आपको रिकॉल करवा दूंगा। मेन जो ये चैप्टर बनाया गया है वो लास्ट के इन 2 कंसेप्ट के ऊपर, या फिर कहा जाए तो मेन स्टैगफ्लेशन के ऊपर बनाया गया है। ये चैप्टर अगर स्टैगफ्लेशन वाला टॉपिक ना होता तो ये चैप्टर ही ना बनता। सिंपल जी, अब ये स्टैगफ्लेशन होता क्या है और ये फिलिप्स कर्व को कैसे अफेक्ट करता है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सिंपल सर, चलिए शुरू होते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी? इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या कहलाता है? तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन और कुछ नहीं, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट के अंदर हर प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अगर हर प्रोडक्ट के प्राइस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके पास पैसा ज्यादा हो गया हो, तो उन्होंने डिमांड करनी चालू कर दी है। अब डिमांड करेंगे किसी भी चीज की, जो चीज लिमिटेड है, तो अपने आप ही अल्टीमेटली क्या होता है? प्राइस बढ़ना चालू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं पूरी दुनिया में एक ही डायमंड है, तो हर कोई उसकी डिमांड करेगा, हर कोई चाहेगा कि उसके पास वो डायमंड हो। सिंपल, हर कोई चाहता है, अब हर कोई चाहता है कि उसके पास वो डायमंड हो, जिसके लिए हर कोई ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? वो जो डायमंड है जो कि रेयर है उसके प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मार्केट में चीजों के, प्रोडक्ट के प्राइस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में जो लोग होते हैं वो डिमांड क्या कर रहे होते हैं? ज्यादा। और लोग डिमांड क्यों करेंगे? क्योंकि उन लोगों की इनकम भी क्या होती है? ज्यादा। तो हमको ये बात समझ में आती है कि देश में इन्फ्लेशन का जो कारण है वो है कि लोगों के पास ज्यादा इनकम का होना। लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाता है, ज्यादा पैसा आता है, तो देश में इन्फ्लेशन हो जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज निकालती है। आरबीआई जो पॉलिसीज निकालती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा निकाली जाती है जी? गवर्नमेंट के द्वारा। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी निकाली जाती है। इसके अंदर आरबीआई 2 काम करती है, एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शंस का। किसके अंदर? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कितने काम करती है? 2 काम, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। सेम ऐसी फिस्कल पॉलिसी में भी गवर्नमेंट 2 काम करती है, एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि देश में और पैसा पहुंचे, और ज्यादा डिमांड बढ़े, और इन्फ्लेशन हो, उस पॉलिसी को बोलते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी। सिंपल, चलिए। और कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन को रोका जाए, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है लोगों की इनकम को कम किया जाए, सिंपल जी, जीडीपी को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसीज। सिंपल, सेम इसी तरीके से यहां पे भी होता है। और ये सब कंसेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो इन्फ्लेशन बस एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे इकोनॉमी में प्राइसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सिंपल जी, चलिए आगे चलते हैं। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है ए, उसका प्राइस पहले 10 रुपए था, अब उसका प्राइस कितना हो गया है? अब उसका प्राइस 15 रुपए हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं प्राइस प्रोडक्ट का क्या हो गया? बढ़ गया। कितने रुपए बढ़ गया? 5 रुपए बढ़ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट बढ़ गया, तो आप बोलोगे भैया 50% बढ़ गया। 10 रुपए प्राइस था तो उसका आधा यानी 5 रुपए बढ़ गया, यानी 50% बढ़ गया। ये आपने जो 50% बढ़ना बताया है, ये आपने निकाला कैसे? वही मेन चीज सिखाता है कौन? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन बढ़ तो रही है
लेकिन किस स्पीड से बढ़ रही है ये कैलकुलेट करना है बस आपको, यानी कितने परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ती है या फिर घटती है, बस वो कैलकुलेट करना है। और उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या, कहां लिख दूं, यहीं पे। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई में 100। डेल्टा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, बदलाव। तो ऊपर प्राइस में जो भी चेंज आता है उसको ऊपर लिखना है, पी मतलब पुराना प्राइस जो भी होता है उसको नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई में 100। एग्जांपल के तौर पे लो जी, पहले प्राइस मान लेते हैं 10 था, इसको मैं बोलूंगा पी। अब प्राइस हो चुका है बढ़ के 15, इसको मैं बोलूंगा P1। तो प्राइस में कितना चेंज आया, 5 रुपए का, तो वो 5 रुपए आ जाएंगे ऊपर। नीचे है प्राइस, पुराना प्राइस कितना था, 10 रुपए, तो बस 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कटा और 10 गुना में 50 हो जाता है 50। तो 50% हमारे देश में क्या हो चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, यानी कि प्राइसेस क्या हो चुके हैं, 50% बढ़ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, बहुत इजी सा कंसेप्ट था, इतना बेसिक था कि मेरे को करवाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है और मैंने नहीं करवाया तो आप बोलोगे भैया क्या कर रहे हो, भैया क्या कर रहे हो, क्या इससे बढ़िया तो मत ही बनाते वीडियो। सिंपल जी, तो आपके लिए मैंने ये टॉपिक भी करवा दिया। सिंपल जी, मेरे को आपको सिखाना है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन सीख लिया तो फिर आप ये मान लो ये जो चैप्टर का है उसका मकसद पूरा हो गया, स्टैगफ्लेशन ही समझना है बस आपको। सिंपल जी, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पहला इन्फ्लेशन के बारे में सीख लिया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन सीख लिया है। अब चालू करते हैं, अब दूसरा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का। ठीक है, अब हमको सीखना है इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल जी, छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। सिंपल, चलो जी, तो यहीं पे समझा देता हूं, या एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो शुरू करें, चलिए। अब आता है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आता है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब एक ऐसी इन्फ्लेशन की सिचुएशन जहां पे चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं और ये बात सबको पता है। इस तरह की इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, ओपन इन्फ्लेशन। जहां पे ओपनली आपको पता चल जाए कोई प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए का था, अब वो 15 रुपए का हो चुका है, यानी उसके प्राइस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। इस तरह की क्या बोलते हैं सिचुएशन को, क्या बोलते हैं, ओपन इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे प्राइस तो बढ़ रहे हैं लेकिन आरबीआई या फिर गवर्नमेंट इसको बहुत कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल में रखा जा सके। सिंपल जी, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन सप्रेस्ड वे में, बहुत ही कम, यानी कि दबाया जा रहा है, इन्फ्लेशन को होने से रोका जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने सीखा होगा आरबीआई का काम होता है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना। क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना। सिंपल, और आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ही आरबीआई अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज रखती है, आरबीआई जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रखती है उसी की हेल्प से वो क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। समझे, मतलब $1 जो पहले 60 रुपए का था अब $1 मान लेते हैं 80 रुपए का हो गया, तो इसको बोलेंगे कि देश में क्या हो गई है जी, महंगाई हो चुकी है। सिंपल, और इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अलग अलग पॉलिसीज निकालती है। तो ये जो आरबीआई पॉलिसीज निकाल के इसको कंट्रोल करने का काम करती है, तो देश में इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन आरबीआई फिर भी उसको कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। एक ऐसी इन्फ्लेशन की सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट या फिर आरबीआई के द्वारा उसको रोका जा रहा है। सिंपल जी, चलिए, या फिर कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं, हाइपर। अगला क्या आता है, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस जो है वो एकदम से बढ़ तो रहे हैं, मार्केट में सबको पता भी है कि देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, ओपन इन्फ्लेशन की तरह, लेकिन यहां पे इन्फ्लेशन हो रही थी थोड़ी रेट से, यानी कि 10% से 5% से। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, हायर हाई जो है स्ट्रोक लगाए जा रहे हैं, यानी कि प्राइसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी अगर देखा जाए यहां पे प्राइसेस का ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से, लेकिन यहां पे प्राइसेस का ग्राफ होता है इस तरीके से। प्राइस जो होते हैं बिल्कुल तेजी में बढ़ने चालू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पे प्राइसेस रुकने का नाम नहीं लेते। सिंपल जी, इसके बाद आते हैं मेन इन्फ्लेशन के टाइप्स पे, जो कि आपको सीखना भी है। बात आती है किसकी, स्टैगफ्लेशन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या वहीं पर करवाऊं, चलो कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बता देता हूं स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी मतलब कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, महंगाई की सिचुएशन होती है, जहां पे जो प्राइसेस होते हैं वो तो बढ़ रहे होते हैं, महंगाई तो है ही है। स्टैगफ्लेशन मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इन्फ्लेशन
और दूसरा स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मतलब रुकी हुई इकोनॉमी। तो स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशन तो है, चीजों के प्रोडक्ट के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही में स्टेगनेंट इकोनॉमी है, यानी कि वहां पे लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। मैंने लास्ट में जब आपको फिलिप्स कर्व करवाया था, फिलिप्स कर्व, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर जो मैंने करवाया था, मतलब थर्ड चैप्टर, उसमें आपको समझा चुका हूं सब। ठीक है जी। चलो, तो मैंने बताया था जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट क्या देखना पड़ता है? कम, यानी लोगों को काम धंधा मिलने लग जाता है। प्राइसेस ज्यादा होते हैं, मतलब क्या बताया था? मैंने बताया था भाई, अगर प्राइस ज्यादा होते हैं, चलो कोई बात नहीं, प्राइस ज्यादा होते हैं तो फिर लोगों को, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको प्रॉफिट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो लोगों को काम भी क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? कम। सिंपल। वहीं पे अगर प्राइसेस कम मिलेंगे तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो फिर वो उतना प्रोडक्शन करेगा नहीं, इसलिए लोगों को निकाल देगा काम पे से, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगी यहाँ पे? ज्यादा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं, यानी ये जो इन्फ्लेशन होता है और अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। फिलिप्स कर्व ये बात कहता है, सीधी सी बात, नॉर्मल सी। ठीक है जी। स्टैगफ्लेशन क्या कहता है? स्टैगफ्लेशन कहता है कि जब ऐसा होता है ना स्टैगफ्लेशन, वहां पे प्राइसेस भी बढ़ रहे होते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन भी हो रहा होता है देश के अंदर, और प्लस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है, लोग बेरोजगार भी ज्यादा हो रहे होते हैं। सिंपल। और लॉन्ग टर्म में ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है, और लॉन्ग टर्म में ही हमेशा स्टैगफ्लेशन होता है। ये जो मैंने बताया था नेगेटिव रिलेशन होता है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, ये नेगेटिव रिलेशन खाली शॉर्ट टर्म के लिए था। लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टैगफ्लेशन, मतलब कि ऐसे ही होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता ही है। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत नहीं? चलो कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से मेरे को समझाना भी है, जब ये पॉइंट आएगा तब मैं समझा दूंगा अच्छे वे में। सिंपल जी। अभी तो हम छोटा सा पॉइंट कर रहे थे, कौन सा? इन्फ्लेशन के टाइप्स। सिंपल जी। अब चालू करते हैं, वापस से आते हैं किस टॉपिक पे? फिलिप्स कर्व पे। अब ये फिलिप्स कर्व क्या होता है, ये मैं पहले थर्ड चैप्टर के अंदर समझा चुका हूं, एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं, जो भी समझाया वही दोबारा से समझाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। शुरू करते हैं भाई। अब बात आती है किसकी? फिलिप्स कर्व की। अब ये फिलिप्स कर्व क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर आपने पिछली क्लास में ना समझाओ तो कोई बात नहीं। फिलिप्स कर्व कुछ नहीं है, ये एक ऐसा कर्व है, इट इज ए कर्व विच शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो एक ऐसा कर्व जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशन दिखाता है? नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? फिलिप्स कर्व। ये सब बता चुका हूं पहले। ठीक है जी। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इन्फ्लेशन घटता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सिंपल जी। अब ऐसा क्यों बढ़ता है, वही सब लिख के आ जाना वहीं पे, कि देश में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रोडक्शन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो लोगों को जॉब भी ज्यादा मिलेगी, लोग एम्प्लॉयड भी ज्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उससे क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल जी। तो वही मैंने समझाया, इन्फ्लेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी। ठीक है जी। आप आराम से करके आ सकते हो। बस यही कंसेप्ट था किसके अंदर? फिलिप्स कर्व के अंदर, और कुछ कंसेप्ट नहीं था फिलिप्स कर्व के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? चलो, अब फिलिप्स कर्व तो आपने समझ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है फिलिप्स कर्व के बारे में, वो और समझ लेते हैं, फिर आपका टॉपिक खत्म। ये जो मैंने फिलिप्स कर्व बनाया था, ये था शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व। किसका था? शॉर्ट रन का। आपको मैंने बताया था एक लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व होता है। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व हमारा ऐसा होता है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? कांस्टेंट। यानी कि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कितना भी कर ले, इन्फ्लेशन कितनी भी हो जाए, डिफ्लेशन कितना भी हो जाए, प्राइसेस में कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन देश के अंदर एक नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ही रहता है, बना ही रहता है। समझे? इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म का फिलिप्स कर्व। सिंपल इतना। चलिए, अब इसी से एक कंसेप्ट निकल के आता है, ये पूरा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? क्या बोलते हैं? हाँ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो हर कोई चाहता है, हर देश चाहता है, हर इकोनॉमी चाहती है कि वो इसी फिलिप्स कर्व पे सरवाइव करे, सिंपल इसी फिलिप्स कर्व के ऊपर मूव करे, क्योंकि यहां पे हम अपने रिसोर्सेज का, अपने एम्प्लॉयमेंट का अच्छे तरीके से फुल यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है ना, तो वो शो करता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जितना हम इन्फ्लेशन रखना चाहते हैं, जितना हम प्राइस लेवल रखना चाहते हैं, उतना एक्चुअल में हमारा प्राइस लेवल है, समझे। वहीं पे ये हमारा दिखाता है एक्सपेक्टेड को। किसको दिखाता है? एक्सपेक्टेड को। लेकिन ज्यादातर इकोनॉमी जो होती है वो इस फिलिप्स कर्व की लाइन के ऊपर मतलब कि ऑपरेट ही नहीं कर पाती। कई बार इकोनॉमी अंदर हो जाती है, कई बार इकोनॉमी बाहर हो जाती है, समझे, कभी बार ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, ऐसे भी चलता है। तो ये जो इकोनॉमी यहां पे चल रही है, इनको बोलते हैं एक्चुअल में वो नहीं एक्सपेक्टेड, वो चाहती है कि वो यहां तक पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही, वो प्राइस लेवल सेट नहीं कर पा रही, इसलिए एक्चुअल उनका प्राइस लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल से क्या है, कम। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझाता हूं। ये है लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व, ये है हमारा शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व। सिंपल, जहां पे लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व और शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे हम चाहते हैं कि एक्चुअल में प्राइस लेवल वही डिसाइड हो, इसलिए इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और सेम इसीलिए इसी पोजीशन को बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो इक्वल है एक्चुअल इन्फ्लेशन के। जितना प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही प्राइस एक्चुअल में देश में इकोनॉमी में है। सिंपल। अब वहीं पे अगर हम मान लो इस एरिया में फंस जाते हैं, कौन से एरिया में? इस वाले एरिया में फंस जाते हैं, जहां पे यहां पे जो मेरा मतलब कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होता है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो होता है, यानी कि ये वाला प्राइस, वो देखो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो गया, मेरा ज्यादा हो गया, यानी कि ऊपर चला गया, जबकि जो मेरा एक्चुअल इन्फ्लेशन का रेट है वो कहां पे आ गया? इस जगह पे आ गया। सिंपल, यानी हम एक्सपेक्टेड से अगर नीचे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारा क्या है? कम है। किससे? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारा ज्यादा है, किससे? एक्चुअल इन्फ्लेशन से। सिंपल, एक बार समझते हैं। ये वाली एरिया देखो, ये वाला एरिया, यहां पे अगर मैं लाइन खींचूं तो मेरा यहां पे एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन है वो कम है, यानी कि मैं चाहता था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इतना ही इन्फ्लेशन होगा, यानी कि इतने ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जैसे मान लो ये पोजीशन है, तो मैं चाह रहा था कि प्राइस लेवल ये होगा और अनएम्प्लॉयमेंट देश में इतनी होगी, इतने लोग बेरोजगार होंगे बस। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूं, इस वाले एरिया में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया मेरा एक्चुअल इन्फ्लेशन। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूं, यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो प्राइस लेवल क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और मैं अनएम्प्लॉयमेंट भी देश के अंदर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। यानी कि प्राइस भी बढ़ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुका है। इस एरिया को या फिर इस पोजीशन को आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअल जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है, किससे? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको समझाना था, एक्चुअल इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है और क्या होता है, इक्वल कहाँ पे होते हैं वो लोग। फिलहाल अब चालू करते हैं। ये टॉपिक अपना खत्म हो चुका है फिलिप्स कर्व के बारे में, और मैं सब चीज समझा चुका हूँ। और आप इस पॉइंट से एक चीज और समझ चुके होंगे, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे होते तो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि प्राइस भी बढ़ रहे हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा प्राइस है। सेम, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जिससे जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, यानी कि प्राइस भी बढ़ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ रही है देश के अंदर। तो ये सिचुएशन कौन सी होती है? इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। तो दिक्कत नहीं। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है वो समझाता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी मेन टॉपिक को समझने के लिए ये जो चैप्टर है मैं दोबारा एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। सिंपल जी। और ये चैप्टर खत्म करते के साथ ही आपका जो फिलिप्स कर्व वाला टॉपिक होगा वो खत्म हो जाएगा। एक बार चालू करते हैं, जिसको उतारना है उतार लो, जिसको कुछ नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, श्योर थे। और अब टॉपिक आता है स्टैगफ्लेशन का। सिंपल जी। अब देखो, अभी तक जो मैंने आपको समझाया, रिवीजन करवाई, वो पिछले चैप्टर की रिवीजन थी एक तरीके से, जिसको मैंने जल्दी जल्दी आपको समझा दिया। और एक चीज और मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है आपको पहले से कर चुके हो वो चीजें। आप तीसरे चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हो, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख के आ जाना पहले। सिंपल जी। अब स्टैगफ्लेशन नया टॉपिक है जो कि मेरे को आपको एक्चुअल में समझाना है, इसलिए मैं हो सकता है थोड़ा सा आराम आराम से बात करूं, ठीक है। वैसे कई बच्चों के कमेंट भी आने लग जाते हैं, भैया आप बहुत जल्दी जल्दी बात करते हो, थोड़ा आराम आराम से पढ़ाया करो। भाई देखो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, आप ना सीधा जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार देख के और फिर वो वर्ड लिखना चालू मत कर दिया करो। मैं आपको लास्ट में टाइम दे देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में आप पूरा कॉपी कर सकते हो। बस यहाँ पे बैठे हो तो आप समझने के लिए बैठो, क्योंकि समझना क्या है मेन, जब आपको समझ में आएगा तो आप आराम से बना के कुछ भी कर आ सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है। तो और मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूँ, तो उस टाइम पे नोट कर लिया करो, समझे। तो ऐसा मत बोला करो कि भैया जल्दी जल्दी करवा रहे हो, क्योंकि आपको ड्यूरेशन भी टाइम, मतलब वीडियो की ड्यूरेशन भी आपको छोटी चाहिए और आप चाहते हो कंसेप्ट के साथ सारा कंप्लीट भी हो जाए, तो ऐसा करना पड़ता है थोड़ा सा।
तो अब चलते हैं स्टैगफ्लेशन पे, और स्टैगफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना स्टैगफ्लेशन होता क्या है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो इन्फ्लेशन होता है वो ज्यादा होता है और साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है, ठीक है नहीं। और हमेशा ऐसा नहीं होता, ये ज्यादातर देखा जाता है लॉन्ग टर्म में। किसमें देखा जाता है? लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में हमेशा देखने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और देश में इन्फ्लेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे होता क्या है, एक बार क्या हुआ 1970 में, 1970 में एक देश था, यहां नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी। 1970 के आसपास इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी। क्यों बढ़ने लग गई? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने देखा कि वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, यानी कि बेरोजगारी, वो ज्यादा है और देश में जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो कम है थोड़े से, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएंगे, बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, बिजनेसमैन और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो जी, तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाने चालू कर दिए, प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जॉब्स मिलती जा रही है लोगों को, तो अनएम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर बेरोजगारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन देखने को क्या आया कि एक पॉइंट आ गया जहां पे गवर्नमेंट ने प्राइस जो थे वो बढ़ाया और अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ रही। यानी एक पॉइंट के बाद गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाती जो जा रही है, देश में महंगाई होती जा रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो कम होनी चाहिए थी वो कम नहीं हो रही, वो वहीं पे कांस्टेंट है। लोग बेरोजगार नहीं हो रहे, चीजें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन लोग बेरोजगारी कम नहीं हो रही देश के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो गवर्नमेंट ने देखा ये है वो एक ऐसा सिनेरियो जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप अब कितनी भी प्राइस बढ़ा लो, देश के अंदर बेरोजगारी कम नहीं होगी। इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट लोग मिलते हैं, जो अपनी जॉब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं या फिर स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा होता है, उसकी वजह से लोग बेरोजगार होते हैं। ये वो बेरोजगारी लोग हैं, समझे। ये हमेशा ही इकोनॉमी में बने रहेंगे। तो अब इन्फ्लेशन करने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर इन्फ्लेशन करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। हमने यही पढ़ा था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने और प्राइस बढ़ाती जा रही है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रही है, वो उतनी की उतनी बरकरार है, समझे जी। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो प्राइस बढ़ा रही है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ाने के बाद हल्का सा तो चेंज आया, हल्का सा लोगों को जॉब मिलनी चालू हो गई, लेकिन फिर वो अनएम्प्लॉयड हो गए और फिर से वापस से अनएम्प्लॉयमेंट उतने पे ही आ गया, बेरोजगारी उतने पे ही आ गई। सिंपल। अब ऐसा क्यों हो रहा है? लॉन्ग टर्म में ऐसा होता ही क्यों है? सिंपल समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम इस पॉइंट पर हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये है फिलिप्स कर्व शॉर्ट टर्म वाला, ये है लॉन्ग रन वाला, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। वहीं पे गवर्नमेंट ने प्राइस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा मान लेते हैं फिक्स किया गया। सिंपल। चलो, ये प्राइस फिक्स था तो इतनी देश में अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोग इतने बेरोजगार थे। अब गवर्नमेंट, अच्छा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, मैं मान लेता हूं इसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व वाली। तो देश में इतने लोग बेरोजगार थे, गवर्नमेंट ने सोचा प्राइस मैंने चलो कम रखा है, हमने प्राइस रखा हुआ है 3 रुपए, गवर्नमेंट सोची है 2 रुपए का टैक्स लगा के प्राइस प्रोडक्ट के बढ़ा देते हैं और कितना कर देते हैं, 5 रुपए। 3 रुपए से प्राइस जैसे ही बढ़ जाएगा 5 रुपए, बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम। करके देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने किया अभी 2 रुपए का टैक्स बढ़ाया, तो हम फिलिप्स कर्व पे, इसी फिलिप्स कर्व पे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव होने लग गए और हमने देखा इस जगह पे हमको एक इक्विलिब्रियम मिलने लग गया, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व बन के तैयार हुआ हमारे लिए, जहां पे इक्विलिब्रियम मिलने लग गया लोगों को। यानी हमारे देश में प्राइस बढ़ने की वजह से, जैसे हमने सोचा था फिलिप्स कर्व में प्राइस बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सेम वैसा ही हुआ। जैसे ही प्राइस बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, कम हो गई। बताया था फिलिप्स कर्व में होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जैसे ही प्राइस बढ़े वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, कम हो गई, बेरोजगारी क्या हो गई देश के अंदर, कम हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद, ये मान लो 1 महीने बाद ही
लोगों को, आम जनता को इस बात की भनक लग गई कि गवर्नमेंट ने चीजों के प्राइस क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब गवर्नमेंट ने चीजों के प्राइस बढ़ा दिए, ये पब्लिक को बात पता चल गई, तो पब्लिक क्या कह रही है, साहब हमको जो चीजें है ना वो महंगी मिल रही है, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी सैलरी भी क्या कर दो, बढ़ा दो। और जैसे ही उन्होंने सैलरी वेजेस ज्यादा मांगने चालू कर दिए, क्या बिजनेसमैन को अब प्रॉफिट होगा? अब प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या वो उतना प्रोडक्शन करेगा जितना पहले कर रहा था? नहीं, अब वो उतना प्रोडक्शन नहीं करेगा, जॉब पे से लोगों को निकालना चालू कर देगा, और जॉब पे से लोगों को निकालेगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। तो गवर्नमेंट ने देखो 3 रुपए से प्राइस बढ़ा के 5 रुपए तो कर दिया, लेकिन अब उसकी वजह से वेजेस भी क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब प्राइस तो कम नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेजेस ज्यादा मांगने चालू कर दिए, तो वेजेस ज्यादा मांगे, इस वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, प्राइस की वजह से नहीं। इसलिए फिलिप्स कर्व पूरा शिफ्ट हो जाएगा और ये नया फिलिप्स कर्व डिराइव होगा, और वो कहां पे पहुंचेगा वापस से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो कि मैं पहले समझा चुका हूं एक चीज, एक पॉइंट समझे। तो इससे देखो हुआ क्या, वापस से गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, वापस से बढ़ गया। यानी कि लॉन्ग टर्म में आके कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी देश हो, वो हमेशा फॉलो करेगी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को, समझे। तो चाहे प्राइस बढ़ा लो चाहे प्राइस घटा दो, उससे अनएम्प्लॉयमेंट के रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कब? लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यही सिनेरियो देख के पहले क्या हुआ था, फिलिप्स कर्व ने डिराइव किया था कि प्राइस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन इसी सिनेरियो को जब 1 महीने की बाद की बात आई, उसी सिनेरियो को क्या बोलते हैं हम, स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ते हैं चीजों के, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, बेरोजगारी भी क्या होती है, बढ़ती है। समझ में? सेम ऐसे ही ऊपर हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा और प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस में 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए कर देते हैं, गवर्नमेंट कह रही है। तो बस अब यहां से इक्विलिब्रियम पहुंचेगा किस जगह पे, इस जगह पे लोगों को फिर से क्या बोलते हैं, जॉब मिलने लगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट लोग क्या हो गए, कम, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो बेरोजगारी देश के अंदर क्या हो गई है, कम। जैसे प्राइस बढ़ा देश के अंदर बेरोजगारी क्या हो चुकी है, कम, सिंपल। लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों को पता चल गया प्राइस बढ़ चुके हैं, तो लोगों ने ज्यादा सैलरी मांगी तो लोग प्रोडक्शन, बिजनेसमैन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो लोगों को जॉब पे से निकालेंगे, और जैसी जॉब पे से निकाला फिर से लोग क्या हो गए, बेरोजगार। यानी हम फिर से कौन से पॉइंट पे आ चुके हैं, यहां से शिफ्ट होकर इस पॉइंट पे आ चुके हैं, सिंपल जी। तो ये वाला जो पॉइंट है जो नीचे वापस आने वाला था, प्राइस बढ़ाते के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, शॉर्ट रन वाला पीरियड, वो तो दिखाता है फिलिप्स कर्व अच्छे तरीके से। लेकिन ये 1 महीने बाद क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, तो उसको दिखाता है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन से, यानी प्राइस बढ़ते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कह रहा हूं लॉन्ग टर्म में स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन भी बहुत बुरी होती है। अगर कोई इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में फंस जाती है तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन से भी बहुत बेकार कंडीशन में फंस चुकी है, जहां पे प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और लोग भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। समझ, इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। कोई दिक्कत तो नहीं, ये डायग्राम था स्टैगफ्लेशन का। अच्छा, ये स्टैगफ्लेशन अब होता कैसे है, बात वो आती है, इतनी बुरी कंडीशन इकोनॉमी की पहुंचती कैसे, उसके बारे में बात आती है। तो ये अगला टॉपिक वही है, ठीक है जी। तो स्टैगफ्लेशन होता कैसे, वो है 3 कारणों की वजह से, 3 तरीकों से। पहला, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जिसकी वजह से, जैसे टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, या फिर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, समझे। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए, और देश के अंदर क्या हो गया, ऐसी सिचुएशन आ गई स्टैगफ्लेशन वाली, समझे जी। तो इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? तो पहला कारण क्या है स्टैगफ्लेशन का, कॉजेज ऑफ स्टैगफ्लेशन। लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर खत्म आपका। पहला कारण फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसीज निकाली जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे मैं पूरा समझा चुका हूं, समझे। वहीं पे दूसरा कारण क्या है, आरबीआई की पॉलिसीज, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो आरबीआई ने कोई ऐसी पॉलिसीज निकाली जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, सिंपल जी। तो ये दोनों कारण हैं किसके, स्टैगफ्लेशन के होने के। एक तीसरा कारण है जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, और उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, देश के अंदर स्टैगफ्लेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है। और वो कौन सा कारण है, वो कारण है स्टॉक थ्योरी, स्टैगफ्लेशन की स्टॉक थ्योरी। अभी स्टैगफ्लेशन कैसे होता है, स्टॉक थ्योरी से, मतलब स्टॉक क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन कैसे होता है स्टॉक की थ्योरी से, उसको एक बार समझते हैं। तो जिसको एक बार नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो चालू करते हैं। अब आते हैं स्टैगफ्लेशन स्टॉक थ्योरी पे, और लास्ट कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। स्टैगफ्लेशन स्टॉक थ्योरी क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कैसे होता है, शुक्र है। चलिए अब देखिए इस थ्योरी में होता क्या है स्टैगफ्लेशन। ये वही थ्योरी है सेम उसी तरीके से
जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन है, हर कोई बिजनेसमैन चाहता है प्रॉफिट कमाना, सिंपल। और प्रॉफिट कैसे मिलता है? जब प्राइस बढ़ते हैं तब प्रॉफिट मिलता है। प्राइस बढ़ाने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज्यादातर करते क्या है? ज्यादातर बिजनेसमैन ना जो भी अनाज उगाते हैं, जो भी सामान उगाते हैं, जो भी सामान प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उसको अपने पास स्टॉक ज्यादा रख लेते हैं, यानी कि मार्केट में वो सप्लाई थोड़ा सा कम करते हैं। सुना है आपने? अपने पास बफर स्टॉक बना के रख लेते हैं कि जब वो प्राइस बढ़ने लग जाएंगे, लोगों के पास कमी पड़ेगी चीजों की, तब मैं उसको बेचना चालू कर दूंगा। समझे? ब्लैक मार्केटिंग सुना होगा ना आपने? तो लोग क्या करते हैं, खेती कर रही और अनाज जितना भी था उठा के अपने गोदाम में रख लिया, बेच ही नहीं रहे, लोग खरीदने आ रहे तब भी नहीं बेच रहे। जब वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लग जाएंगे तब वो उसको बेचना चालू करेंगे। प्याज, आलू, ये सब, टमाटर, इन सबके साथ होता है ऐसा है। टमाटर तो नहीं, वो पेरिशेबल गुड्स है। उसके अलावा बाकी जो जिसको स्टोर कर सकते हैं वो लोग उनके स्टोर करते हैं ताकि महंगे दामों पर बेच पाए। चलो जी, तो वैसी ही सिचुएशन आती है यहां पे। कैसे? मान लेते हैं ये डिमांड था, ये सप्लाई थी, इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, तो यहीं पे प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, सिंपल। अब जो सप्लायर है, जो बेचने वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, उसने सोचा क्यों ना मैं सप्लाई को कंट्रोल करूं, प्राइस को कंट्रोल करूं, मैं प्राइस क्या कर देता हूं, कम, यानी सप्लाई क्या कर देता हूं, कम। जैसे ही लोगों ने सप्लाई कम करी, यानी सप्लाई एस से बढ़ के कहां पे चली गई, मतलब एस से घट के कहां पे चली गई, S1 में। जो लेफ्ट साइड में आ रही है मतलब वो घट रही है सप्लाई। तो सप्लाई को एस से हम जैसे ही S1 पे ले गए, उससे फर्क क्या पड़ा, सप्लाई यहां पे शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई क्योंकि यहां से यहां पे आ चुकी है, एस से S1 पे आ चुकी है, तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे। तो ये बन गया हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे हुआ क्या, इससे जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में वो बढ़ चुकी है, और आउटपुट यानी क्वांटिटी जो हमने प्रोडक्शन किया था वो क्या हो चुका है, कम। समझे? प्राइस लेवल बढ़ चुका है और जो हमने प्रोडक्शन किया था उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम ट्रेड हो रही है। अब क्योंकि क्वांटिटी कम ट्रेड होगी, लोग डिमांड तो ज्यादा कर रहे थे, लोग डिमांड उतनी कर रहे थे जितनी पहले थी, लेकिन क्वांटिटी कम मिल रही है उनको। अब क्वांटिटी कम मिलेगी तो फिर वो अपने आप ही जाहिर सी बात है क्या आ रही है, प्राइस बढ़ाएंगे। प्राइस बढ़ाएंगे चीजों की, और किसी भी चीज की प्राइस बढ़ते हैं तो फिर महंगाई हो जाती है, महंगाई होती है तो वही सिनेरियो हो जाता है कि लोगों को इकोनॉमी के अंदर बोलेंगे भाई खर्चा करने के लिए पैसे नहीं हमारे पास, बिजनेसमैन से पैसे मांगेंगे तो वो पैसे दे तो देगा, वेजेस प्रोवाइड तो कर देगा, लेकिन वो रिकवर कहां से करेगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा के फिर दोबारा। समझे जी? कोई दिक्कत नहीं। या फिर लोगों को जॉब पे से निकाल के, सिंपल जी। तो इस तरीके से स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो स्टॉक थ्योरी की वजह से क्रिएट भी होती है। अगर इसी की वजह से आप डायग्राम भी सीखना चाहते हो कि डायग्राम कैसे बनता है तो समझिए, ये होता है फिलिप्स कर्व। पहले यहां पे एक नियम था तो यहीं पे बना लेते हैं कि ये प्राइस लेवल था और ये थी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या हो गया, अब यहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम क्योंकि यहां पे आ चुका है इसलिए प्राइस लेवल भी क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। प्राइस लेवल बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, घट गई। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई क्योंकि प्राइस लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। सिंपल जी। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कहां पे था। पहले इक्विलिब्रियम यहां पे था, ये मान लो ये हो गया आपका लॉन्ग रन का, ठीक है, लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व, ठीक है जी। तो हम यहां पे थे पहले, अब क्या हो गया, एकदम से प्राइस बढ़ गए। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, लोगों को बेरोजगार कम रहना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस महंगे हुए, बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ा, उसने लोगों को काम पे लगा दिया, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर इस वजह से लोगों को जॉब मिल रही है, जॉब मिल रही है तो बेरोजगार क्या हो रही है, कम। अब इसकी वजह से हमको यहां से यहां पे शिफ्ट होना पड़ गया, लेकिन बिजनेसमैन भी तो चाहेगा कि लॉन्ग रन में उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिल पाए। तो उसने क्या किया, उसने बस यहां से शिफ्ट करना चालू कर दिया, यहां पे नया फिलिप्स कर्व ड्राइव किया, शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व 2, क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी आएगा। खाली बिजनेसमैन ने क्यों किया ऐसा, नया फिलिप्स कर्व क्यों ड्राइव किया, क्योंकि जो बंदे थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने प्राइस बढ़ने की वजह से अपनी सैलरी ज्यादा डिमांड करी। अब सैलरी ज्यादा बढ़ा दी उनकी, तो फिर जो प्रॉफिट था बिजनेसमैन का, वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। अब बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम हुआ तो जाहिर सी बात है उसको नया फिलिप्स कर्व ढूंढना पड़ेगा। नया फिलिप्स कर्व उसने ढूंढा तो कहां पे आया, इस जगह पे, जहां पे लॉन्ग रन का पीसी, मतलब लॉन्ग रन में बिजनेसमैन को क्या हो, प्रॉफिट हो। और उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस से वहीं पे पहुंच गई जहां पे हम थे। तो प्राइस बढ़ाने की वजह से हुआ क्या, हमको नया फिलिप्स कर्व ड्राइव करना पड़ा। जैसे ही नया फिलिप्स कर्व बना हमारा, तो इक्विलिब्रियम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं पे पहुंच गई जहां पे थी। सिंपल जी। तो स्टॉक थ्योरी की वजह से भी कई बार क्या होता है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के अंदर बन जाती है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनती, लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए इन्फ्लेशन जब भी होता है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे करके वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? चीजों के प्राइस बढ़ा के। लेकिन आप सोचो, अगर एक पॉइंट के बाद हम चीजों के प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ठीक ही नहीं हो पा रही, तब तो देश बहुत ही बुरी हालत में फंस गया। जैसे पाकिस्तान फंसा हुआ इस टाइम पे, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही क्योंकि काम ही नहीं है वहां पे, समझे जी? तो वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, जो कि इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बहुत बुरी होती है, इकोनॉमी मतलब सिचुएशन होती है। सिंपल जी। चलिए, तो यहां पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर। और स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है, इसके कॉजेज, मतलब कॉजेज क्या है कि किस वजह से सिचुएशन क्रिएट होती है, तो 3 कॉजेज मैंने बता दिए। पहला फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई कारण हो गए जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ चुकी है, समझे? या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई के कोई ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तीसरा स्टॉक थ्योरी, तो स्टॉक थ्योरी यानी कि सप्लायर के भी कुछ लालच करने का, पैसे कमाने का मन होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारे पास देश में इन्फ्लेशन हो जाती है। सिंपल जी। चलिए, बोलते बोलते गला बैठते जा रहा है। फिलहाल चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। अगर किसी को भाई नोट्स परचेज करने, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा महंगे नोट्स नहीं है, 150 से 200 के बीच में होते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग में आपको मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ पाओगे। सिंपल जी। चलिए, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जाके कमेंट में चेकआउट, मतलब कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सिंपल जी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है जी। और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाद में कर दियो जब आपको टाइम मिले। सिंपल जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लेना। ओके।